प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्थिर चुंबकीय मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसकी कुछ आरंभिक अवधारणाएं, चुंबकीय बल और उसके गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र हम कहते किसे हैं, जिसे इस चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। तो ये है क्या चीज़? तो आवेश जब गतिमान होता है तो उसके पास विद्युत क्षेत्र तो होता ही होता है, उसके अलावा एक और क्षेत्र बनता है जिसके द्वारा वो अन्य चीज़ों को अपनी ओर, अन्य कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है और वो कहलाता है चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश के चारों तरफ ही बनता है, स्थिर क्षेत्र के चारों ओर नहीं बनता है। ये खोज किसने की थी? ऑरेस्टेड ने। कैसे की? कि जब किसी चालक के उसने अध्ययन किया, चालक में धारा प्रवाह का अध्ययन किया, तो उसने पाया कि चालक में जब धारा बहती है तो उसके चुंबकीय प्रभावों का उसने अध्ययन किया और पाया कि उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है, वो आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करने के गुण उसमें आते हैं। तो ये है धारा। आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी लोहे के पर एक तार की लपेटे देके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उस लोहे के कील में या लोहे की जो वस्तु है उसमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। तो ये हुआ कहाँ, क्यों हुआ? धारा के कारण हुआ। तो चालक में जो धारा के कारण गुण आते हैं वो है चुंबक, और यही हम कह रहे हैं कि गतिशील आवेश के कारण एक क्षेत्र बनता है जिसके कारण वो सबको, अन्य लोहे की वस्तुओं को और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम बल रेखाएं हालांकि हम दिखाते नहीं हैं, फिजिकली नहीं बताते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि वहाँ एग्जिस्ट करती हैं उसको समझने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र को समझाने के लिए किसकी कल्पना की जाती है? चुंबकीय बल रेखाओं की कल्पना की जाती है, जैसे कि हमने विद्युत बल रेखाओं की कल्पना की। तो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा निरूपित करते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं से निरूपित करते हैं। किसी भी स्थिर चुंबक की जो बल रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से बाहर आती हैं और दक्षिण ध्रुव में अविलंब प्रवेश करती हैं, लेकिन पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो इसके अपोजिट हैं। उत्तरी ध्रुव में तो प्रवेश करती हैं और दक्षिण ध्रुव से बाहर आती हैं। यानी स्थिर चुंबक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा परस्पर क्या है? विपरीत है। अब चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर भी अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं, और किसी भी बिंदु पर केवल क्या कर सकते हैं, हम एक स्पर्श रेखा खींचकर उसकी दिशा को बता सकते हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वलय के रूप में होती हैं, और ये हम देख चुके हैं कि चुंबकीय मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ पी का मान 0 होता है। और समरूपी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर क्या होंगी? समांतर और सीधी होंगी। किसी भी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबत जितनी बल रेखाओं की संख्या है वो उस क्षेत्र पर, बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को बताएगी। अगर अधिक बल रेखाएं जा रही हैं तो क्षेत्र अधिक तीव्र होगा, अगर कम बल रेखाएं उस क्षेत्र में से जा रही हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? कम प्रबल होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो किसी भी क्षेत्रफल में से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या को बताती है। अब यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने संबंधी हम कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। तो एक सीधा धारावाही चालक यहाँ हमने दिखाया है। तो इसमें दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर मैंने चालक को अपने सीधे हाथ से या दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ा है कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, तो जो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वो किसको बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो ये हमने चालक में ऊपर धारा बह रही है, इसी तरह चालक में नीचे धारा बह रही है, दोनों में दाएं हाथ का नियम दिखाया है कि दोनों में धारा क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि धारा की प्रवाह की दिशा भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो अंगूठा किसको बताता है? धारा की दिशा को, दाएं हाथ का, और मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अगला है दक्षिणवर्ती पेच नियम, या इसको हम मैक्सवेल कॉर्क पेच नियम भी कहते हैं, कि हमने सीधे हाथ से क्या किया है? पेच को धारा की दिशा में घुमाया। धारा जैसे ऊपर की ओर बह रही है तो पेच को हमने घुमाया, तो पेच के घूमने की दिशा किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो इस तरह से हम एक सीधे धारावाही चालक के लिए बता सकते हैं कि किस तरह से धारा की दिशा का मान हम निकालते हैं। और अब हम देखते हैं कि वृत्तीय धाराओं के लिए हमारे पास क्या नियम है। तो वृत्तीय धाराओं की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या किया कि धारा बह रही है किसी इस बंद लूप में, तो सिमिलर वही दाएं हाथ का नियम। पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास जो अंगूठा था वो धारा की दिशा में था, तो अब जो हमारा अंगूठा है वो किसकी दिशा में है? उंगलियां जो हैं वो किसकी दिशा में है? मेरे पास वृत्तीय धारा है, इसलिए उंगलियां किसकी दिशा में है? वृत्तीय धारा की दिशा में है। तो अंगूठा किसको बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब इसी तरह अगर हम चुंबकीय ध्रुवों की बात करें कि चुंबकीय ध्रुव, हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो जो धारावाही कुंडली है उसके भी दोनों सिरे चुंबकीय ध्रुवों की तरह काम करते हैं।
तो जिस वृत्ताकार धारा प्रभाव में अगर जो धारा की दिशा है वो वामावर्त है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो कुंडली का वो सिरा जहाँ से वो धारा बहती मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, वो सिरा कौन सा बनेगा, नॉर्थ ध्रुव बनेगा। और धारा मुझे अगर दक्षिणावर्त बहती हुई उस सिरे से दिखाई दे रही है कुंडली के, तो वो सिरा कौन सा बनेगा, दक्षिणी ध्रुव। और ये हम जानते हैं कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉर्थ पोल है तो उसके दूसरी ओर साउथ पोल होगा, अगर साउथ पोल है तो उसके दूसरी ओर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने विद्युतीय फ्लक्स की बात की थी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्रफल के किसी भी, अब हम जहाँ से चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं उस, यहाँ मान लो कोई चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं और इसके किसी भी एंगल पर मैंने किसी भी एक तल की कल्पना कर ली है, तो उस तल में से जितनी बल रेखाएं जाएंगी, इस एरिया में से जितनी बल रेखाएं जाएंगी, वो क्या कहलाएगा, उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर ये संख्या कब अधिकतम होती है, जबकि क्षेत्र जो है, जो तल है, वो बल रेखाओं के लंबवत रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या मिलता है, बी डॉट डी ए। बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं विद्युत क्षेत्र में, कि क्षेत्र की दिशा हमेशा क्षेत्र के लंबवत दिखाई जाती है, और अधिकतम बल रेखाएं तब जाती हैं जब कोई भी क्षेत्रफल बल रेखाओं के लंबवत रखा हो। तो इसलिए जो क्षेत्र की दिशा है वो चुंबकीय, जो क्षेत्रफल की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने पर अधिकतम होता है, इसलिए कोसाइन एंगल आता है। तो किसी भी क्षेत्र से निकलने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वो दिया जाएगा बी डी ए कॉस थीटा से, या बी डॉट डी ए से हम इसको कहते हैं, जहाँ थीटा क्या है, बी और डी ए के बीच बनने वाला एंगल है। तो अगर हमें किसी एरिया में टोटल निकालना है तो हम इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, कि सरफेस इंटीग्रेशन करो, या फिर इसको ऐसे दिखा दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन एस लिखते हुए, या फिर इसको आप कर दीजिए डबल इंटीग्रल। अब फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, एन के एस यूनिट में चलूँ तो वेबर होती है, सी जी एस में चलूँ तो मैक्सवेल होती है। और इसी के आधार पर अगर मैं यूनिट निकालूँ किसकी, बी की, चूँकि मुझे फ्लक्स की यूनिट मैक्सवेल और वेबर मैंने कही है, तो जो आपके पास बी का मान होगा फाई अपॉन ए डी ए हो जाएगा। तो फाई अपॉन ए का मतलब जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में कहूँ तो हो जाएगी मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो बात करते हैं बल की। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक विद्युतीय बल और दूसरा चुंबकीय बल। इन दोनों का जो परिणामी है वो किस तरह से लिखा जाता है, कि किसी भी गतिशील आवेश पर जो लगने वाला कुल बल है वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, और प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये है चुंबकीय क्षेत्र के लगने वाला बल, यानी दो बल एफ ई प्लस एफ बी, ये कहलाता है लॉरेंज बल। तो गतिशील आवेश पर जो बल लगता है उसे हम कहते हैं लॉरेंज बल, और वो दो बलों का समावेश है, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल। हमें बात करनी है, हमारा जो फोकस है वो है चुंबकीय बल पर। तो चुंबकीय बल में अगर देखूँ तो वो सदिश प्रोडक्ट आ रहा है एफ बी का मान, और अगर मैं अलग से देखूँ तो वो है क्यू वी क्रॉस बी। तो जो एफ बी की दिशा है वो वी और बी के दोनों के तल के लंबवत होगी। तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कि अगर एफ वी ज़ीरो हो जाए तो भी आपके पास एफ बी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको खोलूँ क्यू वी क्रॉस बी को, तो ये बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, जहाँ पर वी और बी के तल के लंबवत एक एकांक सदिश है जो कि इसकी दिशा को बताता है। यानी जो सदिश गुणनफल में जो हमारे पास दिशाओं के लिए सारे नियम लगते हैं वो किस पे लगेंगे, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लगेंगे। और अगर मुझे इस फॉर्मूले से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो बी का मान क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, और अगर थीटा 90 हो तो बी का मान क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी। तो यहाँ से मैं बी का यहाँ से भी मात्रक निकाल सकती हूँ। पहले मैंने चुंबकीय फ्लक्स से निकाला है और चुंबकीय फ्लक्स से मुझे वेबर पर मीटर स्क्वायर एम के एस में मिला है। अब यहाँ पर मैं इसका मात्रक निकाल रही हूँ एफ अपॉन क्यू वी से। एफ का मात्रा मुझे मालूम है न्यूटन होता है, क्यू का मतलब कुलाम होता है, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और ये न्यूटन कुलाम मीटर पर सेकंड कहलाता है, ये कहलाता है टेस्ला। इसको न्यूटन, क्योंकि कुलाम पर सेकंड एम्पियर भी होता है तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी हम इसको कहते हैं। और अगर आपके पास एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो, क्यू इज इक्वल टू 1 कुलाम हो, और आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 1 टेस्ला के बराबर होगा। और सीजीएस यूनिट में इसको हम किससे लिखते हैं, गाउस से लिखते हैं। तो और 1 टेस्ला का मान किसके बराबर होता है, 10⁴ गाउस के। तो 1 टेस्ला में ये भी मान सकती हूँ कि वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये तो हुई यूनिट की बात। अब हम देखते हैं कि यदि बी ज़ीरो हो जाए या वी ज़ीरो हो जाए या थीटा ज़ीरो हो जाए या पाई हो जाए तो बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं क्यू वी बी साइन थीटा है, वी ज़ीरो है तो भी बल ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो है तो भी बल ज़ीरो होगा, थीटा ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, इसलिए तो भी ये मान क्या हो जाएगा, बल का शून्य हो जाएगा।
अब हम मान लेते हैं कि जब अगर v जो है b के लंबवत है यानी थीटा 90 डिग्री है तो अधिकतम मुझे बल मिलेगा वो कितना हो जाएगा QVB। अब चुंबकीय क्षेत्र में जो किया गया कार्य है अगर मैं वो निकालना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कार्य निकालने के लिए हम जानते हैं कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो हमें क्या इसको करती हूँ गुणा d.dr करती हूँ। तो F.dr करते ही dr को मैं क्या लिखती हूँ, वेग इंटू समय, तो v/dt से रिप्लेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब v क्रॉस b जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, v के, और यहाँ मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ v से। तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 होते ही cos 90 0 हो जाएगा, इसलिए F.dr का मान मुझे क्या मिलेगा, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। और अगर अब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो बल द्वारा किया गया अगर 0 होता है तो इसका मतलब आवेश की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, क्योंकि किया गया कार्य किस में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। तो अगर F.dr dw 0 है तो आपके पास ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध करिए कि स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश की गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ऐसा सिद्ध करिए। तो हम F.dr का मान चुंबकीय क्षेत्रों के लिए निकाल के दिखा सकते हैं। जैफ का मान क्या होता है, QV क्रॉस B होता है, और R का मान, dr का मान मैं क्या लिख सकती हूँ, v/dt। तो डॉट प्रोडक्ट करते ही वो मान क्या हो जाएगा, 0। तो चुंबकीय बल चूंकि आपके पास गति ऊर्जा नियत रहेगी तो इसलिए चुंबकीय बल केवल क्या करेगा, आवेश को अपने पथ से विक्षेपित करेगा। अब एक और स्थिति हम देखते हैं कि जब v इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है तो हमने देखा है अधिकतम बल लगता है, और वो बल भी हमेशा किसके होता है, लंबवत, गति की दिशा के। और जब गति की दिशा के लंबवत हमेशा बल लगता है तो कण वृत्ताकार पथ पर जाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो चुंबकीय बल है वो वृत्तीय गति के लिए हमें क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। इसलिए मैं लिख सकती हूँ QVB इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है आवेश की वो हम निकाल सकते हैं। तो आवेश की वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो v से v यहाँ से कट रहा है तो बन जाता है mv/qb, या फिर चूँकि वो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है इसलिए उसका कोणीय वेग भी निकाला जा सकता है, और कोणीय वेग होता है v/r, और v का मान रखते ही v/r का मान यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, तो बन जाता है QB/m। तो यानी उसके जो कण की जो आवृत्ति है उसको मैं 2π से व्यक्त करती हूँ ओमेगा को। तो 2π को मैं नीचे ले जाऊँ तो कण अगर वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, QB/2πm के बराबर होगी। और ये आवृत्ति कहलाती है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, और इसको साइक्लोट्रॉन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सिद्धांत वहाँ पर काम में भी लिया जाता है। अब समान, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समान आवेश, समान द्रव्यमान का कण अगर समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो अधिक वेग के कण बड़े वृत्त पर चलेंगे, और जो कम वेग के कण हैं वो छोटे वृत्त पर गतिमान होते हुए एक चक्कर एक समान समय में पूरा कर लेंगे। यहाँ से हमें ये दिख रहा है, क्योंकि आपके पास इस फॉर्मूले से अगर मैं चलूँ तो अगर समान द्रव्यमान है, समान आवेश है, समान चुंबकीय क्षेत्र है तो जो आपके पास V/R है वो भी समान होना चाहिए। लेकिन वो कब होगा, अगर V बढ़ रहा है तो R कम हो जाएगा, अगर R कम हो रहा है तो V बढ़ जाएगा। तो उस आधार पर हम ये कहते हैं कि अधिक वेग के कण जो है आपके पास बड़े वृत्त पर चलेंगे, क्योंकि आपके पास अगर हम आवृत्ति देखूँ तो वो दोनों की क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्योंकि ये किस पर निर्भर है, QB/m पे निर्भर है। तो कणों के लिए QB समान, B भी समान, M भी समान, तो अंतर किसका होगा, R और V का होगा। R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल दिख रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू V दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे R बढ़ेगा V भी बढ़ेगा, R कम होगा तो V भी कम होगा। तो अधिक वेग के कण बड़े वृत्त पर चलेंगे और छोटे वेग के कण छोटे वृत्त पर चलेंगे। अब थीटा मान लो अगर 90 डिग्री नहीं है तो वेग के हम क्या कहेंगे, दो घटक होंगे, एक लंबवत घटक होगा और एक बी की दिशा में घटक होगा, और एक घटक होगा बी के समांतर दिशा में जिसे हम कहते हैं B cos थीटा, और होगा दूसरा घटक बी के लंब दिशा में जिसे हम कहते हैं B sin थीटा। V cos थीटा के कारण जो आवेश है वो सरल रेखा में गति में जाने का प्रयास करेगा, और V sin थीटा के लिए वृत्तीय गति में जाने का प्रयास करेगा। तो परिणामी इन दोनों का जब हमें देखते हैं तो पथ क्या हो जाता है, हेलिक्स हो जाता है, कि वृत्ताकार पथ में गतिमान करते हुए वो रेखीय दिशा में आगे बढ़ता है। तो हेलिक्स पथ कैसा हो जाता है, एलिक्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ हेलिक्स कब होता है, बताइए। तो ये हम एलिक्स पथ को भी ऐसे समझा सकते हैं। अब अगली बात हम काम कर रहे हैं इसी में कि मान लो कि क्रॉसित E और B की बात कर रही हूँ। क्रॉसित E और B का मतलब E और B दोनों क्या हैं, क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं।
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि क्रॉसित ई और बी की क्षेत्रों की स्थिति में आवेश की गति की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मान लिया जो ई है वो एक्स दिशा में है, विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र वाई दिशा में है, तो क्रॉसित हो गए। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे हैं, क्रॉसित हैं। और जो वेग है वो भी एक इन तीन दोनों के ही लंब दिशा में जा रहा है, वो है जेड दिशा में। तो आपके पास तीनों परस्पर कहाँ हैं, लंबवत की स्थिति में है, और तीनों ही परस्पर लंब स्थिति में है। तो मैं इसको अगर लिखूंगी तो लॉरेंज बल को क्या लिख सकती हूँ, क्यू आई कैप ई एक्स प्लस वी क्रॉस बी करना है तो ये हो जाएगा के क्रॉस जे वी जेड बी वाई, और के क्रॉस जे होता है माइनस आई, तो आई कैप को बाहर लेते ही ये माना जाएगा ई एक्स माइनस वी जेड बी वाई। और अगर एफ शून्य है तब आपके पास कब होगा एफ शून्य, जबकि विद्युतीय बल किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। और विद्युतीय बल चुंबकीय बल के बराबर होते ही जो कण का वेग है वो हो जाएगा ई एक्स अपॉन वी वाई, यानी कण का वेग निर्धारित होगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो यही क्या कहलाता है, उसका वेग वरणता का सिद्धांत है कि आपके पास जब ई और बी क्रॉसित स्थिति में होते हैं और वेग भी उसके लंबवत दिशा में होता है, तो जो वेग का निर्धारण है वो क्रॉसित और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के घटकों के द्वारा निर्धारित होता है। तो अगर हम ये देखें, अगर हमने ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाया है तो आपके पास हम ये देख सकते हैं कि जो भी आपके पास स्थिति आएगी उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर ये क्रॉसित स्थिति में है तो वी जेड इज इक्वल टू, अगर ई एक्स अपॉन बी वाई है तो कण क्या होंगे, अगर हमने हमने प्लेटें ली हैं उस पर वो मध्य विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया और उसके लंबवत यहाँ हम कह रहे हैं कि हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इस प्लेट को पॉजिटिव बना दिया, इस प्लेट को नेगेटिव बना दिया, और इसमें जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से माइनस की ओर है, मान लिया वो एक्स दिशा में है, तो हमने यहाँ तल के लंबवत दिशा में क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, जो हम मान लें कि पेपर के अंदर की ओर जा रहा है। अगर बी मैंने इसके लंबवत लगा दिया कौन सी दिशा में, वाई दिशा में, तो कण अगर जेड दिशा से अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी जेड दिशा से अगर कण आ रहा है तो अविक्षेपित कब गुजरेगा, यानी सीधा ही कब चला जाएगा, ना तो वो विद्युत क्षेत्र विक्षेपित होगा ना चुंबकीय क्षेत्र से, कब, जबकि वी जेड का मान क्या होगा, ई एक्स अपॉन बी वाई होगा। लेकिन अगर आपके पास वी जेड का मान ई एक्स अपॉन बी वाई से कम हो जाए, और अगर वी जेड का मान ई एक्स अपॉन बी वाई से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि वी जेड बी वाई का मान ई एक्स से कम है। तो इस स्थिति में आपके पास जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रभावी होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का घटक जो मान है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो परिणामी बल लग रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र से के कारण बल अधिक लगेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र से प्रभाव के कारण जहाँ विद्युत क्षेत्र अगर पॉजिटिव आवेश है तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो इस तरह से विद्युत बल का प्रभाव हमें अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कण का जो वेग है वो ई एक्स अपॉन बी वाई के रेशो से अधिक है, तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि चुंबकीय बल का प्रभाव अधिक होगा, किससे, विद्युतीय से। तो इसलिए जो विक्षेपण होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चुंबकीय बल पे डिपेंड करेगा। और इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है बैन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर में, जो कि हम थर्ड ईयर में देखेंगे। अब थोड़ी सी और बात बची है, वो भी हम कर लेते हैं कि अगर मान लो कि ये क्रॉसित क्षेत्र नहीं है, ई और बी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन वी के लंबवत हैं, तो ई और बी तो वाई दिशा में है, और मान लिया वी जो वेग है कण आवेशित कण का वो एक्स दिशा में है, तो जो लॉरेंज बल लगेगा वो हो जाएगा क्यू जे कैप ई वाई प्लस आई क्रॉस जे वी एक्स बी वाई। आई क्रॉस जे क्या होता है, के। तो इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों परस्पर लंब दिशाओं में लग रहे हैं। विद्युतीय बल अगर वाई दिशा में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो परिणामी बल आया वो आ रहा है जेड दिशा में। तो इस तरह से ये ई और बी कहाँ होंगे, परस्पर लंब दिशा में होंगे। कब होंगे, जबकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या हों, एक ही दिशा में है, लेकिन उनके कारण जो लगने वाले बल हैं वो परस्पर लंबवत हो जाते हैं। और इस विधि का उपयोग किया जाता है समस्थानिकों के जांच की थॉम्सन पैराबोला विधि में। अब अगला हम देखते हैं कि इसको चुंबकीय, ये तो हो गई बल की व्याख्या कि जब आपके पास विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हों, जब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्रॉसित हों, लंबवत हों, तो किस तरह से हम व्याख्या करेंगे। तो ये पूरी व्याख्याएं हमने देख ली हैं। अब थोड़ी सी बात हम और देख लेते हैं कि इस लॉरेंज बल को धारा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, और वो कैसे लिखा जाता है कि आपके पास जो वी का मान, क्यू का मान है,
v का मान भी कह सकते हैं, v L अपॉन टी हो जाएगा। तो L अपॉन टी, यहाँ Q अपॉन टी इसको हम I कर देते हैं, तो ये बन जाता है I L क्रॉस B। तो यानी चुंबकीय बल को हम V क्रॉस B के अलावा I L क्रॉस B से भी दिखा सकते हैं। तो अगर दो समांतर सीधे धाराओं में धारा बह रही है और एक ही दिशा में बह रही है, दो समांतर ये तार हैं, धारावाही चालक हैं, और इनमें धारा अगर एक ही दिशा में बह रही है तो इनके मध्य तो जो बल होगा वो आकर्षण का होगा। लेकिन अगर एक में धारा ऊपर और एक में धारा नीचे यानी विपरीत दिशा में बह रही है तो दोनों में बल कहाँ लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और ये दोनों एक दूसरे के दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो इनकी दिशा है कि जब आई एल क्रॉस बी लिखते हैं तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से इसकी दिशा बताते हैं कि फ्लेमिंग के रूल के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ को हम क्या करें, तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठे को, तीनों को परस्पर लंबवत दिशाओं में रखें, तब हमारे पास अगर मध्यमा जो है, हमारे पास मध्यमा उंगली जो धारा की दिशा को बता रही है और तर्जनी अगर मेरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, तो आपके पास जो अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। तो इस तरह से हम विभिन्न इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम विभिन्न नियमों को भी देखेंगे और पूरे चुंबकीय क्षेत्र को समझेंगे। धन्यवाद।